हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा पेपर कंप्यूटर और जीएस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, पॉलिटी के, उन पर आधारित है। जो आगामी आपके आने वाली परीक्षा है सितंबर माह में, जिसे आपके संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा नाम से आपके विज्ञप्ति जारी की गई थी। पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सहायक समीक्षा जिसमें पद हैं, उसके लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बिल्कुल सही है, बहुपक्षीय है। इसमें जितने सदस्य देश हैं और इसके अलावा जो अमेरिकन समूह हैं वो सब इसके मेंबर हैं और इससे वो ऋण वगैरह भी ले सकते हैं और इसमें वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं इसके फंडिंग में। इस बैंक की स्थापना 35 सदस्य देशों के साथ हुई थी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना एडीबी की 35 सदस्य देश नहीं थे, इसमें 31 सदस्य देश थे जिनसे ये आपके बैंक बना था। इसके पहले अध्यक्ष तकेशी वातानाबे, ये जापानी व्यक्ति थे। जापान का ही होता है अध्यक्ष, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है एडीबी में, इसलिए तो ये भी सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है, 2 सही नहीं है, तो केवल 1 और 3 आएगा, यानी कि डी इसका सही आंसर है। अब पूरा इस वीडियो को देखिएगा, आप इसमें बहुत शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन है और आपको इसमें करने में भी बहुत मजा आएगा। उसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का वर्णन है? सृजन मतलब विधान परिषद कैसे बनेगी, जो उसकी प्रोसेस है कि विधान परिषद आपके किस तरीके से सृजित की जाएगी, यानी कि राज्य विधान, जिस राज्य को करना होगा उसकी विधानसभा आपका प्रस्ताव पास करेगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो राष्ट्रपति एक समय सीमा में उसे पूरा पास करने के लिए देगा विधानमंडल को, फिर उसके बाद वो संसद में जाएगा, संसद में एक मतलब साधारण बहुमत से वो पास होगा, उसके बाद विधान परिषद का सृजन होगा और वैसे ही आपके इसका विघटन भी किया जा सकता है। 169 में इसका विवेचन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो इसमें सही है, तो इसमें कुछ प्राकृतिक आपदाएं देख रखी हैं और भारत के प्रभावित क्षेत्र। तो भारत में सूखा क्षेत्र है पश्चिमी भारत, यानी कि थार का मरुस्थल और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र, और दक्षिण का जो पठारी भाग है उसका मध्यवर्ती भाग। तो दक्षिण पठार का मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भारत। सुनामी भारत में दक्षिण की जो तटवर्ती क्षेत्र है उनमें आती है। बाढ़ बिहार और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान है। भूकंप हिमालय, हिमालय में सबसे ज्यादा भूकंप हैं। तो ए का 3 और बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसमें मोर्ले मिंटो सुधार दे रखा है। मोर्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्रम से विन्यासित करने, इसलिए डेट लिख दे रहा हूं। स्वदेशी आंदोलन आपका अगस्त 1905 में शुरू हो गया था और लखनऊ पैक्ट आपके हुआ था 1916 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। तो पहला स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन 2 आएगा, फिर उसके बाद मोर्ले ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आएगा, फिर मोर्ले मिंटो सुधार आएगा और अंत में लखनऊ पैक्ट। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये वाला क्रम बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उद्देश्य धम्म की नीति द्वारा बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करना था। बिल्कुल सही है। धम्म की नीति, धम्म की नीति में एक्चुअल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के जो नैतिक नियम है उनको ही अशोक ने अपने धम्म में वर्णित करवाया था। तो ये इसका उद्देश्य यही था कि लोगों में नैतिक आचरण के माध्यम से बौद्ध धर्म के जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाए। अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिल्कुल सही है। कोई कहता है कि इसने निग्रोध ने इसे बौद्ध धर्म में, और जो महाअवदान और दिव्यावदान है उनके अनुसार इसे उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था कलिंग युद्ध के बाद। तो जो भी रहा हो, मतलब आपके इसमें
अशोक का ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका इससे कोई लेना नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों सही है ए और आर, लेकिन आर का ए सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है जो आगामी आपके परीक्षाओं के दृष्टिगत 100 नंबर का टेस्ट पेपर है और इसमें आपके 20 पेपर होने हैं। 17 पेपर हम इसमें डाल चुके हैं। तो ये आपका जो टेस्ट सीरीज है इसमें 3 पेपर और पढ़ने हैं। अगले हफ्ते पूरे के पूरे पेपर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपके 21 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा में काफी मददगार सिद्ध हो सकते हैं। इसे अभी भी आप ले सकते हो और अभी से इसकी टेस्ट सीरीज एक एक दो दो टेस्ट, दो दो तीन तीन टेस्ट रोज भी करोगे तो आपको काफी हद तक इसका आइडिया आ जाएगा। ये हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर आपके इसी नाम से, टेस्ट सीरीज नाम से आपके संचालित हो रहा है। मात्र 250 रुपये इसकी फीस है। निम्नलिखित को सुमेलित करें तो इसमें नदी दे रखी है और उनकी सहायक गोदावरी, गोदावरी की सहायक इसमें से पेनगंगा है, वेनगंगा पेनगंगा इसकी सहायक है। महानदी, महानदी शिवनाथ नदी है, शिवनाथ आपके छत्तीसगढ़ में बहने वाली एक नदी है, पहली भारत की नदी भी है जिसका निजीकरण हुआ था। और इसके बाद दामोदर नदी, बराकर है, बराकर दामोदर नदी, डीबीसी जो आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाई गई थी उसमें बराकर बांध भी है, तिलैया बांध, बराकर बांध है ना, ये सब दामोदर घाटी परियोजना में ही है। कावेरी नदी, भवानी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी कि इसका बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन महासागर और समुद्रों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है आपके लाल सागर से गुजरती है, बिल्कुल, हिंद महासागर से भी गुजरती है, और हिंद महासागर लाल सागर का हिस्सा एक तरीके से, और अरब सागर भी, मैक्सिको की खाड़ी से होकर के भी गुजरती है, अटलांटिक महासागर से भी होकर के गुजरती है, अटलांटिक तो आर पार ही है, प्रशांत से भी होकर गुजरती है, ये भी आर पार ही है, तो सभी से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, इन सभी महासागरों से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। बिल्कुल सही है, भारत की लगभग 45% आबादी गंगा के मैदान में रहती है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जनघनत्व में भी भारत में सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि यही क्षेत्र भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसी के लिए जनसंख्या का केंद्रीकरण इसी भाग में हुआ। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गंगा का भारत में सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। गंगा सर्वाधिक उपयोग में नहीं लाई जाती, उपयोग में लाई जाने वाली नदियां हैं भारत में गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों का पानी सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। दक्षिण भारत की नदियां ही सबसे ज्यादा मैनेज्ड हैं, उत्तर भारत की नहीं। तो ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें योजना क्या है? इसमें 1989 में कौन सी योजना आई थी? जवाहर रोजगार योजना, JRY। 1985 में इंदिरा आवास योजना आई थी। 1997 में बालिका समृद्धि योजना आई थी और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुए थे 1980 में। तो इसमें ए का है 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, 3 2 4 1, इसका सही आंसर होगा 3 2 4 1। इसमें 3 2 4 1 पहले विकल्प में है, 3 2 4 1 पहले विकल्प में, 3 2 4 1। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को। यह अनुच्छेद आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्योंकि संविधान में किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो उन मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने के लिए जो आपके न्यायालय को शक्ति दी गई है वो इसी अनुच्छेद के तहत दी गई है। इसीलिए कोई बीमारी होगी तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी इसलिए इसकी होगी। इसीलिए BR अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कह करके संबोधित किया था। ये आपका एक हमारा लाइव क्लासेस चल रही है, हर दिन आपके 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे लाइव क्लास चलती है हमारे ऐप पर, एसएस स्टडी ऐप पर। ये हमारा सभी विषय बेसिक से वाला एक कोर्स चल रहा है। इसमें बेसिक कोर्स करा रहे हैं और डेप्थ में करा रहे हैं। उत्तराखंड के किसी भी परीक्षा में जितना भी GS पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, उत्तराखंड, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उत्तराखंड के सिलेबस में, ये आपके कंप्लीट आपके बेसिक से लेकर के डेप्थ तक
क्लास नोट्स सहित आपके ये तैयारी कराई जाती है 2 घंटे प्रतिदिन, संडे को छोड़ करके। बाकी आपका इनकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी आपको। जो लाइव देखने में समर्थ नहीं है वो रिकॉर्डेड क्लास डेली अपना शाम को देख सकते हैं। तो इसमें सारी रिकॉर्डेड क्लास भी पड़े रहती है, ये आप खरीद सकते हो। पर मंथ के हिसाब से हमने इसमें चार्ज करा है। ये भी हमारे एसएस स्टडी ऐप पर इसी नाम से, सभी विषय बेसिक से नाम से मिल जाएगा। और ये हमारा आपका बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है जो आने वाली आपकी क्लर्क आदि की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हम इसमें सभी आपके जितने भी सिलेबस हैं उत्तराखंड के यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के, उनके सारे टॉपिकों को बेसिक से डेप्थ में क्लियर करा देते हैं और उनके नोट्स भी बनवा देते हैं जिन्हें आप रिवाइज करके अपना काम कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक विधायक का मत मूल्य अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है, हर राज्य का तो समान होगा। जैसे उत्तराखंड के 70 विधायक है, सबका मत मूल्य समान होगा, लेकिन यूपी वाले विधायकों का उत्तराखंड वाले विधायकों से मत मूल्य अलग हो जाता है। इसकी वजह यह है क्योंकि टोटल जनसंख्या में उस प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों का भाग दिया जाता है, इसलिए डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये आपका ये होगा। हालांकि इसमें समानता करने के लिए क्या किया गया है, जो आपके विधायकों के क्षेत्रों का निर्धारण किया है वो जनसंख्या के आधार पर ही किया है प्रत्येक प्रदेश ने, लेकिन फिर भी समानता नहीं आ पाती है। लोकसभा के सदस्यों का वोट मूल्य राज्यसभा सदस्यों के वोट मूल्य से अलग होता है, नहीं, दोनों तरह के एमपी का मत मूल्य एक जैसा होता है। तो ये गलत है, एक ही स्टेटमेंट सही है, ए वाला। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का पारिश्रमिक तथा भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। राज्यपाल को जो भी भत्ते और वेतन वगैरह मिलता है उसके कार्यकाल में उन्हें घटाया नहीं जा सकता है, वो यथावत बने रहते हैं। बिल्कुल सही है। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। बिल्कुल सही है, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 153 है उसमें दिया गया है, संवैधानिक है, ये भी सही है। पर ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। संवैधानिक है इसलिए उसे पारिश्रमिक घटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक पद ऐसे हैं जिनका पारिश्रमिक आपातकाल के दौरान घटाया या बढ़ाया भी घटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल इनके पदों पर कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये स्पष्टीकरण नहीं है। स्टेटमेंट दोनों सही है, ए और आर, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट या आपका गजतमे, मतलब परियोजना गजतमे आपके हजारीबाग झारखंड से शुरू हुई थी 1992 में भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका अभी हुआ है 2025 में नैरोबी केनिया में। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि दुनिया भर में धर्मों के प्रति आपके स्वतंत्रता के लिए, उनके अधिकारों पर चर्चा के लिए ये लाया गया था। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क सेवा में मोडेम की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये क्या है? डिजिटल नेटवर्क है जिसमें आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान डिजिटल स्वरूप में ही किया जाता है, जबकि मोडेम क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में। तो इसमें प्रसार ही डिजिटल में होता है, तो उसमें आपके मोडेम मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती नहीं है। तो इसका डी सही होगा। इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में ही होता है, तो हस्तांतरण उसको चेंज करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अगला, वेब पेज पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी वेबसाइट के मेन पेज को पहचानना किससे पहचाना जाता है? URL से। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसे बोलते हैं, URL, ये पूरी वेबसाइट और मेन पेज को पहचानने के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कौन सा एक अंतर सही नहीं है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या है? लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। ये दोनों में आपके मुख्य अंतर ये होता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, अंतर सही नहीं है कह रहा है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, इंटरप्रेटर एक एक को अनुवादित, एक एक लाइन को। सही है। इंटरप्रेटर अशुद्धियां हटाने में तीव्र होता है, कंपाइलर अशुद्धियां हटाने में समय लेता है, ये भी ठीक है। कंपाइलर संपादन में ज्यादा समय लेता है जबकि उसकी अपेक्षा इंटरप्रेटर कम लेता है। कंपाइलर कम लेता है, इंटरप्रेटर ज्यादा लेता है। तो ये इसका सही आंसर होगा सी। उपरोक्त सभी सही है, तो उपरोक्त सभी सही नहीं है, तीसरा गलत है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य भूमि है। बिल्कुल सही है, क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि हमारे पास ज्यादा है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। ये सही नहीं है, भारत का सिंचित क्षेत्र का अनुपात बहुत ही कम है। दुनिया के जो सबसे कम कृषि उत्पादक देशों में सबसे कम वाली सिंचाई अनुपात है वो हमारा है। चीन का बहुत अच्छा कृषि अनुपात है, मतलब अधिकतर भूमि सिंचित है उनकी। चीन की तुलना में भारत की कृषि हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है। नहीं, चीन की ज्यादा है। जितने में हम धान बोते हैं उसके आधे में बो करके भी चीन हमसे ज्यादा उत्पादन कर लेता है, और ऐसा ही गेहूं का भी है। तो उसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हमसे ज्यादा है, कम नहीं है। तो इसका केवल एक सही होगा, ए बस, और अन्य गलत है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये बैंक है, उनके स्थापना वर्ष है। बैंक ऑफ वेनिस, इटली का जो बैंक ऑफ वेनिस था वो संसार का पहला बैंक था, दुनिया में पहला बैंक। ये हुआ था 1157 में स्थापित हुआ था। बैंक ऑफ बार्सिलोना दूसरा बैंक था, ये 1401 में स्थापित हुआ। बैंक ऑफ जिनेवा 1407 में स्थापित हुआ। और बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो फिर भारत में भी बैंकिंग लेकर के आए, तो ये 1694 में। तो इसमें ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2, 1 4 3 2, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाई गई थी 15 फरवरी 2015 को। देश में मिट्टी के आपके जो जैविक उर्वरकता है उसे सुधारने के लिए, ताकि रासायनों के अंधाधुंध उपयोग से बचाया जा सके मिट्टी और उसके स्वास्थ्य को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें फ्री में आपकी मिट्टी का परीक्षण करके आपकी मिट्टी की स्थिति को लैब द्वारा साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करके बताया जाता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए अपने विभिन्न उत्तराखंड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए। धन्यवाद।